अरे हो क्यों नहीं रहा है? मेरे ख्याल से मैंने वो सेकंड रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद दैट, प्लीज कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन से शुरू करना पा। अरे मैम, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यार 78.10 है। पिछले सेशन के अंदर वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया था। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा बोलता हूँ, इसका 78.11, जवाब 78.8। 78.10 चल रहा है मैम। ओ सॉरी, हाँ 78 पॉइंट, नहीं 78.10 ही है। पिछले सेशन में केवल 9 क्वेश्चन ही हो पाए थे। खैर तो मैं करता हूँ ये पा फटाफट आपने इस 10 कर सवाल को। दिया था। 10 वाला मैम कंप्लीट नहीं करके हुआ था, आप 11 पढ़ रहे थे। नहीं अच्छा हुआ था, चलो मेरे को ठीक है, कर लेने दो अभी। दोबारा आप ठीक। आप आप ट्रेन में हो ना, अभी ठीक है, चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, ओके हाँ ओके। हाँ। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि these early logos that formed in the center of the galaxy which assumed to create system of experience for the one creator, did they then start with no experience or information about how to do this is difficult to ask। तो वो इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 70 और 8.10 में उसने पूछा था कि ये जो गैलेक्सी के बीच में जो हमारा लोगोज है, ठीक है, इसका मतलब जब इसने अपनी ये आकाशगंगा बनानी शुरू की, मतलब सूरज-वूरज लगाने शुरू किए, फिर प्लैनेट भी बनाने शुरू किए, ये सारी चीज़ें जब शुरू की, तो एक तो मेरा अनुमान ये है, डॉन का अनुमान ये था कि भई एक तो वो रचयिता को एक अनुभव देना चाहता था, क्योंकि वो भी रचयिता के दिमाग में ही है ना, तो उसी के अंदर ही वो अपनी एक क्रिएशन बना रहा था। एक तो ये काम कर रहा था वो, उस तरीके का अनुभव देना चाह रहा था कि भई हाँ, मैं भी अपनी क्रिएशन बना सकता हूँ। मैंने अपनी क्रिएशन बना दी है, अब रचयिता इससे अनुभव लेगा। फिर दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि या तो इसको इससे पहले का अनुभव था, मतलब इससे पहले का कोई ना कोई अनुभव होगा कि हाँ भाई, इस तरीके की रचना बनाई जा सकती है, या इसके पास इस चीज़ की जानकारी थी कि किस तरीके से ये रचना बनाई जाती है। मतलब अपनी-अपनी आकाशगंगाएँ कैसे बनाई जाती हैं। तो रा ने पहली पार्ट में तो उसका ये जवाब दे दिया था कि भई देखो, ये वाला पार्ट तो उसने क्लियर कर दिया था कि हाँ भाई, ये हार इनकी भी पहले हार्वेस्ट हुई थी। मतलब ये जो लोगोज़ है, इसकी भी हार्वेस्ट हुई थी। ये भी वो पीछे से वो कॉस्मिक एग के अंदर पीछे से घूम के वहाँ से निकल के आए, और जितने भी इनके आपस में जितने अनुभव थे, बाकी जितनी भी आकाशगंगाएँ थी, उनका अनुभव था, सारा आपस में घुल-मिल गया। वहाँ से ये नए-नए लोगोज़ निकलने शुरू हुए, पीछे की तरफ से सन, बड़े-बड़े सन निकलते हैं ये, बहुत बड़े-बड़े एकदम जायंट सन। फिर वहाँ से निकले, कह रहे वहाँ से निकल के इन सबके जब आपस में अनुभव घुल-मिल गए, तो इनको इस चीज़ की जानकारी तो थी ही कि हाँ, अपनी गैलेक्सी कैसे बनाई जाती है। तो कह रहा है कि तब इसने गैलेक्सी अपनी बनानी शुरू की, लेकिन फिर इसके अंदर रा ने एक और चीज़ ऐड की। कहता है उससे पहले क्या हुआ? मतलब जब वो घुसे थे इसके अंदर, ब्लैक होल के अंदर, कह रहा है उससे पहले क्या हुआ उसकी जानकारी तो हमें नहीं है। कह रहे लेकिन हमने भी इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर के हमें भी इस लोगोस से थोड़ी-सी जानकारी मिली, और ये सारी चीज़ें पता कर-करा के हमें ये ज़रूर पता है कि क्रिएटर ने किस तरीके से अपने आप को समझा। जब हमें ये पता चल गए ना वाले कॉन्सेप्ट, तब हम लोगों के लिए आसान हो गया समझना कि ओहो! ये कहानी ऐसे चलती है। तो फिर उसने यहाँ पे 2 चीज़ों के जवाब दिए थे। उसने कहा था पहला, उसने 2-3 बताए थे कि रचयिता ने किस तरीके से किया। पहला तो रचयिता ने ये किया कि भई उसको ये पता चल गया, जानकारी हो गई कि अपनी आत्मा, दिमाग और शरीर के अनुभव कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। ये पहली चीज़ रचयिता को पता चली अपने बारे में। दूसरी चीज़ उसको ये पता चली, वो सिग्निफिकेटर वाला पॉइंट, कि भई जो मेरी ही एक इमेज और बन गई है, दूसरी घनत्वताओं में। रचयिता की भी अपनी खुद की इमेजेस दूसरी घनत्वताओं में है। उन घनत्वताओं में जो मैं ही बैठा हुआ हूँ, उसका इस्तेमाल करके कैसे मैं अपने अपने आत्मा, दिमाग और शरीर का, या कह लो इस जानकारी का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकता हूँ, ये भी पता चल गया। क्योंकि देखो अपने लेवल पे तो रचयिता उतना ही जान पाएगा ना। अब वो जो बाहर की घनत्वताओं में जो बाहर से बैठ के देख रहा है इसको, इस पूरे रचयिता को, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें, यार उसका उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करना और ये करना कि भई इसकी इसी अवेयरनेस को और इसी जानकारी का और बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना। कह रहे ये उसको वहाँ से मिल रही थी इन्फॉर्मेशन, रचयिता को। कह रहा तीसरी चीज़, कह रहा कि इसके अंदर रचयिता ने इसी सिग्निफिकेटर से, ये जो बाहर बैठा हुआ है, जो रचयिता के खुद के माध्यम लगे हुए थे, जो उसने अपने लिए लगाए थे माध्यम, मतलब ये सिग्निफिकेटर एक तरीके से रचयिता का ही हायर सेल्फ हो गया।
कह रहे उससे मदद मांग के कैसे अपना संतुलन बनाया रचयिता ने, ये भी रचयिता ने सीखा खुद। कह रहे इसमें फिर हुई दो चीजें, कह रहे इन दो चीजों को तुम कह सकते हो मायाजाल और पोटेंशिएटर। ये दो चीजें, पोटेंशिएटर और मायाजाल को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत सिंपल, हालांकि वो कह रहा है मैट्रिक्स, मायाजाल और पोटेंशिएटर ये दो चीजें बोल रहा है ना, अगले सवाल में वो पूछ ही लेता है कि भाई आप मुझे बताओगे ये मायाजाल और ये पोटेंशिएटर क्या होता है, अगले सवाल में उसने पूछ लिया है। तो उस सवाल का हम जवाब देखते हैं कि रा ने इसको जवाब क्या दिया है। मेरे को हालांकि अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि क्या है ये, लेकिन रा क्या बोल रहा है हम वो देखते हैं। तो रा कहता है अगले अगले सवाल के जवाब में कि ये क्या है, मतलब मायाजाल और पोटेंशिएटर ये क्या चीज होती है। पोटेंशिएटर को अगर देखो वैसे हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पोटेंशिएटर को आप ये कह सकते हो शुरुआत करने वाला। पोटेंशिएटर को एक तो हो गया मायाजाल, दूसरा हो गया मायाजाल की शुरुआत करने वाला। ये दो चीजें हो गई। तो रा यहाँ पे जवाब देता है, कह रहा इन द माइंड कॉम्प्लेक्स द मैट्रिक्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्शियसनेस, इट हैज बीन कॉल्ड द मैजिशियन। अरे यार ये अब वहां पे इस्तेमाल करेगा ये सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट आ तुम्हारे क्या बोलते जो गिनी मैम बोलती हैं टैरो के, और ये मैं समझना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। गिनी मैम आप एक मिनट जरा कुछ बोलना। चलो कोई बोल बात तो नहीं, मैं दूंगी फिर लेकिन फिर मेरी आवाज कटती रहेगी और हाँ को यहाँ पे पीछे मैम क्योंकि बीच में पीछे ये बहुत इंपॉर्टेंट, चलो मैं बोल देता हूँ पूरा, आप तो एंड में मेरे को अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो बता देना, ठीक है। देखो फिर कट गई आपकी बात, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो ये बोलता है इन द माइंड कॉम्प्लेक्स द मैट्रिक्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्शियसनेस, इट हैज बीन कॉल्ड द मैजिशियन, it is to be noted that of itself consciousness is unmoved, it is to be noted that of itself consciousness is unmoved, the potentiator of consciousness is the unconscious, this encompasses a vast realm of potential in the mind। बहुत इसने हालांकि बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मैं इसको आपको टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड से भी अभी जरा मैच करवा के दिखाता हूँ ये चीज क्या है, बोल क्या रहा है ये। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना जितनी भी बनी है ये बिल्कुल इसकी कॉपी है, बिल्कुल सही चीज बता रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि ये देखो जो दिमाग होता है ना, दिमाग उसके अंदर मायाजाल की रचना होती है। तो ये जितनी चीजें आपको दिख रही है ना ये रियलिटी में ऊर्जा की कांपती हुई फील्ड्स है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो इसको देख रहा है बस। ये आपकी आंख का जो कॉर्निया है ना खींच के सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठी कर रहा है, इसलिए आपको ये दिख रही है एक जगह पे इकट्ठी होके। वरना ये इतनी फैली हुई ऊर्जा है चारों तरफ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये रियलिटी जो आपको दिख रही है ना ये अपने आप में भी एक वर्चुअल रियलिटी है ये, बिल्कुल वैसी बता रहा है ये। कह रही है जो मायाजाल बनता है दिमाग के अंदर और उसका रीजन होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे हो गया वो वाली फील्ड जो चारों प्राइमल फोर्सेस को मिला के जो फील्ड बना दी। इन फील्ड को आप ऐसे सोच के चलना कि भाई फील्ड अगर कोई है तो एक इंटरनेट की भी तो फील्ड होती है चारों तरफ फैली हुई है। मेरा फोन एक डिकोडर उससे चल रहा है, मेरा लैपटॉप उससे चल रहा है, मेरी सारी टेक्नोलॉजी उसी से चल रही है, लेकिन अगर वो फील्ड ही ना हो तो इंफॉर्मेशन का इधर उधर होना बहुत ही मुश्किल है। ये बेकार का खिलौना है फिर हाथ में, ये इंप्रूव नहीं कर पाएगा, ना ही इसमें कुछ नया अनुभव हो पाएगा, क्योंकि सब अपने अपने अनुभव इसके अंदर ही डाल रहे होते हैं। एक डालता है दूसरा खींच लेता है, दूसरा डालता है तीसरा खींच लेता है, ऐसे ही चलता है इसके अंदर ही। तो इस यहाँ पर भी वो यही कह रहा है, कह रहा है ये जो माया जाल है दिमाग के अंदर बना होता है और इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये कॉन्शियसनेस है, यानी ये वाली चारों प्राइमल फोर्सेस की जो है हमारी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इन चारों फील्ड का जो मिक्स होके जो बनी ना पूरी की पूरी फील्ड, जैसे हवा में कुछ फैल गया हो एकदम से, लेकिन ये फैला हवा में नहीं है, ये हर जगह प्रेजेंट है। बस आपका दिमाग के अंदर ये जो दिमाग है ना ये इससे कनेक्टेड है। अगर ये दिमाग कनेक्टेड है तो जो भी इंफॉर्मेशन इस फील्ड के अंदर है वो आपको दिख रही है अपनी आंख के सामने। आप लोग अगर समझ पा रहे हो मेरी बात को एक बार को सोच के देखना। एक फील्ड है जिसके अंदर आप हो, ऊर्जा की फील्ड है, और वो जो ऊर्जा की फील्ड है वो आपके दिमाग के अंदर भी जा रही है, लेकिन
ये जो माया जाल है ये आपके दिमाग के अंदर बना हुआ है, बाहर नहीं है ये। बाहर तो ये सारी कांपती हुई फील्ड है। आंखें डिकोड कर रही है बस इसको, और कुछ नहीं है। एक बहुत ब्यूटीफुल मशीन इसे डिकोड कर रही है बस, कि हाँ ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे टच होने में ऐसा है, ये टेस्ट करने में ऐसा है, ये स्मेल करने में ऐसा है, ऐसा। लेकिन है ये सब इन्हीं फील्ड्स के अंदर। तो वो कह रहा है इस ये जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है ना, इसको बोलते हैं मैजिशियन। जिसको हम लोग इंटरनेट को भी बोल सकते हैं मैजिशियन, क्योंकि इंटरनेट की फील्ड में ही तो है सब कुछ। इंटरनेट को ही तो मैजिशियन बोलोगे आप, फ़ोन को थोड़ी ना मैजिशियन बोलोगे, लैपटॉप को थोड़ी ना मैजिशियन बोलोगे। ये तो किसी काम के नहीं है अगर ये इंटरनेट ना हो तो। सारी इन्फॉर्मेशन डेटा पैकेट्स की फॉर्म में इसी इंटरनेट में ही तो है। इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन इसी फील्ड के अंदर है। तो इसको वो कह रहा है इस फील्ड को मैजिशियन। कह रहे ये फील्ड है वो मैजिशियन। कह रहे इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑफ इटसेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ अनमूव्ड। कह रहे ये याद रखने की चीज़ है और ये नोट करने वाली चीज़ है। ये जो फील्ड है कॉन्शियसनेस, कह रहा है ये अनमूव्ड है भाई साहब, ये नहीं हिल सकती कहीं भी। क्योंकि अगर ये हिली तो सारा का सारा मायाजाल ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो मायाजाल तो आपके दिमाग में है। अगर जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो वो इस कॉन्शियसनेस की फील्ड से डिस्कनेक्ट होके फिर इसकी हायर फील्ड के अंदर चला जाता है। यही होता है बस। मतलब अभी आप ये इसका अगर मान लो एक फ़ोन है, फ़ोन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, 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 एक एक टाइम पे आने के बाद ये फ़ोन भी पुराना हो जाता है, अपडेट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चलो जी ये गया कूड़े में। हम कहते हैं जी गया फ़ोन, नया फ़ोन लाओ। लेकिन फ़ोन दोनों ही इंटरनेट की फील्ड से कनेक्टेड हैं। पहले वाला भी और ये नया वाला भी। अब ये बेकार हो गया तो फेंक दिया, नया है तो कनेक्ट हो गया। इतना ही फ़र्क है बस दोनों में। जब मरता है कोई व्यक्ति, तो इसी कॉन्शसनेस की फील्ड के अंदर ही घुस जाता है पूरा का पूरा। सारा डेटा तो वही है ना, पुराने फ़ोन का भी वही है, नए फ़ोन का भी वही होगा, उसी इंटरनेट की फील्ड के अंदर। इसी तरीके से वो कह रहा है कि ये फील्ड नहीं हो सकती इधर-उधर मूव, ये तो हमेशा ऐसी रहेगी। अब इसके आगे वो बोलता है, द पोटेंशियल ऑफ कॉन्शसनेस इज़ द अनकॉन्शियस। यानी ये जो हमारा अचेत मन है ना, ये है स्टार्टर इसका, जो इसको देख रहा होता है। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप जो भी चीज़ देख रहे होते हो ना, चाहे दीवार देखो या कुछ भी देखो, आपके सामने मैंने शायद पहले भी बताया था, आपके सामने 11 मिलियन इमेजेस एक बार में होती हैं। जैसे पिक्सेल होता है ना, एक एक फ़ोटो को पकड़ के खींच दोगे ना, उसके पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं इधर से उधर। लेकिन उसे खींच के जैसे ही आप एक जगह पे लाओगे तो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपको एक बार में 11 मिलियन इमेजेस दिख रही होती हैं, और ये जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है ना पीछे वाला, अचेत मन, ये उसमें से केवल 4 ही प्रोसेस कर पाता है। मतलब ये उतनी सारी इमेजेस को पूरा प्रोसेस कर करा के उसमें से 4 निकालता है, उन 4 की फिर एक सिंगल इमेज बनाता है ये। इस तरीके से करता है आपका दिमाग काम। और आप देख लो अपने फ़ोन के अंदर भी, आप किसी भी फ़ोटो को हल्का-सा एक्सपैंड करके देखना, खींचते जाना, खींचते जाना, खींचते जाना, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कुछ टाइम बाद वो इमेज आपको लगेगा यार इसमें है ही नहीं कुछ भी, जब तक आप उसे खींच के एक जगह नहीं लाओगे। और आपकी आँख का कॉर्निया बिल्कुल यही काम करता है। इन्हीं प्राइमल फोर्सेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन की फील्ड है, जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसी को इकट्ठा करके एक जगह पे करता है, इसलिए आपको ये दिखने लग जाती है। इसे कहते हैं मायाजाल, और ये मायाजाल आपके दिमाग के अंदर है, ना कि बाहर। रा कहता है ना, एवरीथिंग इज़ यू। तुम ये सब कुछ हो। तुम ये सब कुछ इसीलिए हो क्योंकि तुम इसी फील्ड के अंदर हो। मायाजाल तुम्हारे दिमाग के अंदर है। सारा कुछ इसी के अंदर हो रहा है, ये खेल जितना भी हो रहा है ना, इन्हीं चारों प्राइमल फोर्सेस के अंदर ही हो रहा है। तो वो कहता है दिस एनकम्पासेस अ वास्ट रेल्म ऑफ पोटेंशियल इन द माइंड। कह रहे केवल इस कॉन्शियसनेस की वजह से ही होता है कि ये इतनी बड़ी माया बना देती है तुम्हारे दिमाग के अंदर, इतना पोटेंशियल होता है इसके अंदर, इतनी ताकत होती है या इतना फैलाव होता है इसका, कि तुम जितनी चाहो उतनी इंफॉर्मेशन निकाल लो इसमें से। इसीलिए मेडिटेशन का लोग बोलते हैं मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए? मेडिटेशन करने का मतलब ये होता है कि जैसे एक फ़ोन को अपग्रेड किया जाता है ना, कि भई अभी तो आप गूगल इस्तेमाल कर रहे हो या आप कोई और सर्च इंजन इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ और इस्तेमाल कर रहे हो। भाई डक डक गो भी तो है, अंदर जाने के लिए जिसे डीप वेब बोलते हैं। उसके अंदर भी तो जाके लोग इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। और भी कई इंटरनेट के अंदर, अंदर ही अंदर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं, सर्च इंजन है अंदर ही अंदर। जहाँ पे घुस के आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो मेडिटेशन के अंदर आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। आप अपने आप को शांत बैठा के सिंगल फ़ोकस कंसंट्रेशन करते हो, और इसी फ़ील्ड के अंदर घुसते, 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 घुसते नई इन्फॉर्मेशन गैदर कर के ला रहे होते हो,
क्योंकि इस फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन तो है ही। अगर आप जाओगे, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, जैसे आप गूगल में टाइप करते हो ना कि मुझे ये चाहिए, या फेसबुक पे टाइप करते हो कि मुझे ये चाहिए, वही इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आ जाओगे आप उसके अंदर से। और ये बहुत अच्छा बताया इसने यहाँ पे। उसी से मैच करके मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा हो, कि अगर आपने इन दोनों चीज़ों को नहीं समझा ना, और इन दोनों का बैलेंस नहीं बना, तो आप इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्शसनेस के कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से कोई नहीं बता सकता जैसे इस किताब के अंदर बताया गया। मैं आपको सही बताऊँ, और इसको टेक्नोलॉजी से भी रिलेट करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। फिर वो आगे कहता है, इन द बॉडी द मैट्रिक्स मे बी सीन एज बैलेंस्ड वर्किंग और इवन फंक्शनिंग। Note that there is matrix that here the matrix is always active with no means of being inactive. अच्छा. The potential of the body complex then may be called wisdom, for it is only through judgment that the unceasing activities and proclivities of the body complex may be experienced in useful modes. यहाँ पर भी इसने अच्छी बात बोल दी। कह रहे शरीर के अंदर का जो माया जाल है, कह रहे उसका जो तरीका है काम करने का, वो है बैलेंसिंग, संतुलन। शरीर के अंदर आपके संतुलन चलता रहता है। ये अच्छा आपकी बॉडी के अंदर अच्छा हार्ट तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये शरीर ऑटोमैटिकली अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है, और ये शरीर भी मायाजाल के अंदर ही है, मतलब इसी कॉन्शसनेस की फील्ड के अंदर ही है। लेकिन शरीर अपने आप में एक मायाजाल है, एक मायाजाल दिमाग के अंदर है, 2 मायाजाल हो गए। दोनों तरीके के मायाजाल अलग-अलग हैं। इस मायाजाल के लिए ये कह रहा है, शारीरिक मायाजाल के लिए वो ये कह रहा है कि ये याद रहे कि ये वाला जो अब मायाजाल है ना, इसका इसको ऐसे नहीं कर सकते आप मेडिटेशन में बैठ के इसको उठा के, मतलब इसको इस तरीके से कर दिया आपने, इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन वो कर दी, चेंज-वेंज। क्योंकि ये वो कह रहा है ये इनएक्टिव नहीं, ये इसको तुम छेड़ नहीं सकते। कहते हैं ये हमेशा एक्टिव रहेगी ऐसी की ऐसी। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, शरीर के जो भी अंदर के कलपुर्जे लगे हुए हैं ना आपके अंदर, किडनी, हार्ट, एल्बो, उँगलियाँ, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, ये इनएक्टिव रहेंगी, सॉरी एक्टिव रहेंगी। इनको आप इनएक्टिव नहीं कर सकते। ब्रेन को आप इनएक्टिव कर सकते हो कि मेरा अपना लेफ्ट ब्रेन शट डाउन कर दूँ और राइट ब्रेन का इस्तेमाल करूँ, क्रिएटिव ब्रेन से आगे घुस जाऊँ, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इसी फील्ड से। लेकिन शरीर का नहीं कर सकते आप। शरीर वो कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। कह रहा है कि इस शरीर का जो पोटेंशिएटर है, मतलब इस शरीर का जो स्टार्टर है बेसिकली, जिसने जिसने इसको इस शरीर को मैनेज कर रखा है, कह रहा है वो है विज़डम, यानी ज्ञान, शारीरिक ज्ञान। तभी तो आप लोगों को एक चीज़ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जब आप वो करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आप देखोगे आप अपनी बॉडी को खुद भी हील कर सकते हो। वो इसीलिए कर सकते हो आप हील, क्योंकि आपको बॉडी का ज्ञान हो जाता है फिर धीरे-धीरे कि मेरी बॉडी के अंदर कौन-सी चीज़ क्या है। आपको बाहर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर ही अपनी बॉडी के सारे पार्ट जान सकते हो, कि किस पार्ट पे कहाँ दिक्कत आ रही है। जहाँ पे अगर मेडिटेटिव स्टेट में आपको लगा मेरी बॉडी के इस पार्ट में हल्का-सा कालापन-सा दिख रहा है मुझे, तो उस पार्ट की हीलिंग होती है। जैसे वो एनर्जी बार टूल होता है, उससे आप हीलिंग करते हो उसकी। उसको रिमूव करते हो, वो धीरे-धीरे आपकी बॉडी से निकल के आपके पैरों से निकल के ज़मीन के अंदर चला जाएगा वो। इस तरीके से वो हीलिंग होती है। तो कह रहा है कि उसका ज्ञान, यहाँ पे उसने ज्ञान की बात कर दी, शारीरिक ज्ञान की। कह रहा फॉर इट इज़ ओनली थ्रू जजमेंट दैट द अनसीजिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोक्लिविटीज़ ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स मे बी एक्सपीरियंस्ड इन यूज़फुल मोड। कह रहा है इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके तुम धीरे-धीरे अपने शरीर को भी समझते हुए चलते हो, और ऐसी एक्टिविटी कोई नहीं करते हो कि ये भाई शरीर ही रोक दो अपना, मतलब अपने आप को मार लो। ऐसे नहीं करते हो तुम। क्या तुम इसको समझते हो सारी चीज़ें, और इसका भी इस्तेमाल करते हो अलग-अलग चीज़ों का अनुभव करने के लिए। यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है, अपनी पाँचों सेंसेस का इस्तेमाल, यानी आँखें, नाक और टेस्ट, और क्या होती है? 5 होती है ना, टेस्ट, वो जो जो आप टेस्ट करते हो, जो आप स्मेल करते हो, जो आप देखते हो, जो आप सुनते स्किन, हो, और जो आप स्किन। टच करते हो। हाँ, टच करते हो, 5 हो गए। लेकिन टच का भी तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आपके शरीर पे है। शरीर पे मैं चूटी काट दूँ किसी के, तभी तो आपको पता चलेगा नहीं, अरे किसी ने चूटी काटी है यार मेरे, तब पता चलेगा ना आपको। अगर मैं आपको एकदम से करूँगा कुछ, तभी तो आपको पता चलेगा। तो कह रहे शरीर का भी आप इस्तेमाल करते हुए चलते हो एक संतुलित तरीके से। कि और कोई भी ऐसा ना काम करो कि भई आप इसकी एक्टिविटी ही बंद कर दो। इसकी एक्टिविटी बंद कर दी तो ब्रेन की भी पहले ब्रेन की एक्टिविटी बंद होगी, फिर इसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। अगर इन दोनों की एक्टिविटी बंद हो गई तो जो अंदर की कॉन्शसनेस की फील्ड है, वो दोबारा जाके इसी कॉन्शसनेस में मिल जाती है। इसी इसी प्राइमल फोर्स की फील्ड के अंदर। इसी तरीके से चलती है पूरी। फिर वो कहता है द मैट्रिक्स ऑफ द स्पिरिट। अब देखो तीसरा मायाजाल, 3 मायाजाल हैं। एक दिमाग का मायाजाल,
एक शरीर का मायाजाल, अब तीसरे मायाजाल की वो बात कर रहा है। Here the matrix of the spirit is what you may call the night of the soul or primeval darkness. Again, we have that which is not capable of movement or work. ठीक है. The potential power of this extremely receptive matrix is such that the potential may be seen as lightning. Oh, in your archetypical system called the tarot, this has been refined into the concept complex of lightning struck tower. ये तो हाँ, अभी ठीक है, मैं अभी गिनी मैम से पूछूंगा. However, the original potentiator was light in its sudden and fiery form, that is the lightning itself. बहुत सही बात बोल रहा है ये. कह रही जो तीसरा जो मायाजाल है ये है तुम्हारी आत्मा का. कह रही जो तीसरा जो मायाजाल आत्मा का है ना, इसको तुम बोलते हो नाइट ऑफ द सोल. अब ये शायद हो सकता है टैरो का इससे ही रिलेटेड कोई चीज हो. गिनी मैम पता नहीं अभी बोलेंगी तो उनकी आवाज ना कटे, लेकिन मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर दूं, अगर जरूरत पड़ी तो गिनी मैम से पूछेंगे. नाइट ऑफ द सोल हिंदी में बोलूं, रात, नाइट ऑफ द सोल कहते हैं रात का अंधेरा, ऐसे करके कुछ बोल रहा है, सॉरी आत्मा का अंधेरा, ऐसे करके कुछ वर्ड यूज किया उसने. कह रहा है या फिर प्राइमल डार्कनेस, यार कह रहा है पौराणिक अंधेरा, ये कह रहा है वो, या पौराणिक अंधेरा, इस मायाजाल को बोला जाता है पौराणिक अंधेरा. कह रहे अगेन, कह रहे इसको भी अगर तुम देखोगे, कह रहे ये कहीं मूव नहीं करता, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी. जैसे आपके दिमाग के अंदर मायाजाल बना हुआ है, शरीर के अंदर भी आप अपने उसके अंदर कुछ वो नहीं कर सकते चेंज. कह रहे इसी तरीके से इस आत्मा के अंदर भी आप एक तरीके से कोई चेंज नहीं कर सकते. कह रहे लेकिन ये जो शरीर, ये जो आत्मा का जो मायाजाल है ना, कह रहे ये बड़ा रिसेप्टिव होता है. ये बहुत रिसेप्टिव, मतलब ये इस तरीका रहता है जैसे हाथ खोल के खड़ा हो कि हाँ भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो. और ये जो इसका जो स्टार्टर है वो है लाइट. लाइट अंदर ही, ये लाइट जो रेनबो बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि तुम्हारे अंदर वो जो रेनबो बॉडी है ना लाइट वाली, सबके अंदर जो होती है, कह रहे ये वो है. कह रहे अगर तुम इसको अपने टैरो कार्ड की रीडिंग के अकॉर्डिंगली, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली देखोगे, तो ये तुम्हें एक कार्ड के अंदर दिखेगा जिसके जिसके अंदर, अरे यार एक सेकंड, गिनी मैम का कॉल है, एक सेकंड. जब मैंने आपको पहले कहा था ना कि जो लाइट, लव एंड लाइट की जो बात कर रहा है, वो ये जो लाइटनिंग की बात कर रहा है, ये वो है. आवाज आ नहीं रही पा आपकी. हेलो, सो सॉरी गाइज, मैं देखो अभी गिनी मैम के साथ ही कॉल पे था. मैम अब आपकी आवाज आ रही है, अगर हो सके तो आप इन पार्ट को आप एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये टैरो से रिलेटेड है. अगर आवाज कटेगी तो मैं बोल दूंगा बीच में. मैं कर तो दूंगी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, और मैं यहाँ पे वही पिक्चर डाउनलोड करने की कोशिश की वजह से मैम वो आपकी पिक्चर आवाज डाउनलोड नहीं हो रही है. कट रही है. चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से भी बता देता हूँ ये वाला ना. आप नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देना, अच्छे से बता देना. उसके अंदर हम लोग डाल लेंगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, एक अलग पार्ट बना देंगे इसका. फिलहाल मैं जो इसमें है वो मैं बता देता हूँ.
तो यहाँ पे उसने बात की है आत्मा के मायाजाल की। वो कह रहा है इसको पौराणिक डार्कनेस वगैरह कुछ उसने वर्ड यूज़ किया है, प्राइमल डार्कनेस या नाइट ऑफ द सोल। ये भी देखना टैरो से ही रिलेटेड कुछ होगा जो गिनी मैम एक्सप्लेन कर देंगी। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसको भी देखोगे तो इसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं है ना, शरीर का आप ऐसे मत सोचना मूवमेंट कि आप हाथ-पाँव चला रहे हो और ये वो। कह रहे नहीं, लेकिन आप इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। शारीरिक रूप आपको जैसा मिला है वो वैसा ही मिला है। आपने अपने हायर सेल्फ से बोल के और वहाँ से टोटल सेल्फ से बोल के और आपके फॉर्म मेकर से बोल के जैसा आपको शरीर चाहिए था आपने अपना बनाया, इसी मायाजाल के अंदर। और फिर आपने एकदम से यहाँ पे जन्म लिया दोबारा, एक रिइंकार्नेशन हुआ आपका। कह रहे लेकिन जैसे आप शरीर के अंदर अभी कोई चेंज नहीं कर सकते ना, कह रहे इसी तरीके से इस आत्मा के अंदर भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। कह रहे ये जो है ना, ये बिल्कुल रिसेप्टिव है, इसका जो मायाजाल है बड़ा रिसेप्टिव है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर ही करती रहती है कि हाँ, अब इसको ये अनुभव मिला, ये अनुभव मिला। और आप लोगों को सच बताऊँ सारे अनुभव हम सबके जाके इसी रेनबो बॉडी के अंदर इकट्ठे होते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, वो सारे अनुभव इसी के अंदर से निकल के बाहर जाते हैं और इसी फ़ील्ड के अंदर फैल जाते हैं पूरे के पूरे। और ऐसा नहीं है आपके अनुभव कोई और प्लैनेट पे कोई नहीं कर रहा होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन अगर इस फ़ील्ड के अंदर है ना, तो किसी और प्लैनेट पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर जो आप कर रहे हो, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर कोई ढूँढ रहा है ना, तो उसके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अपने आप, ठीक है? वो इसी से आ रही है, इसी फ़ील्ड के थ्रू। आपने एक अनुभव जनरेट किया, सेम अनुभव वहाँ पर भी कोई ले रहा होगा और सेम अनुभव रचयिता भी ले रहा होगा। इस तरीके से पूरा बना हुआ है ये पूरा ब्रह्मांड। आप ये मत सोचना कि आपके अनुभव कोई और नहीं ले रहा है, आपके अनुभव कोई और भी ले रहा होगा, क्योंकि सोच में है वो आपकी और थॉट फॉर्म्स इसी के अंदर ही रह जाते हैं सारे के सारे। और आत्मा भी जनरेट कर रही होती है, सारी चीज़ें बाहर भेज रही होती है। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल लाइट की तरह होती है अंदर। कह रहा है तुम्हारे यहाँ पर जो टैरो बोला जाता है ना, इसको अगर तुम टैरो में देखोगे तो टैरो में तुम्हारा एक कार्ड होता है, जिसको दिखाया जाता है लाइटनिंग स्ट्रक टावर, मतलब एक टावर दिखाया आपको याद होगा कि नहीं मैम ने एक बार ग्रुप के अंदर एक इमेज बनाई थी, जिसके अंदर एक टावर था, टावर के ऊपर एक लाइटनिंग पड़ रही थी, मतलब जैसे बिजली गिरती है ना एक टावर के ऊपर, ऐसे दिखाई थी उन्होंने। इसीलिए अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड में जो इतने सारे टावर बने हुए हैं इस तरीके के, उसका असली मतलब क्या है? असली मतलब यही है उसका। ठीक है? वो कह रहे हैं वो टावर के ऊपर जो लाइटनिंग पड़ रही है ना, कह रहा है कि ये बिल्कुल ये उस कार्ड से रिज़ेम्बल करती है, उस कार्ड के हिसाब से चलेगी ये। कह रहा है हाउएवर द ओरिजिनल पोटेंशियल वाज़ लाइट इन इट्स सडन एंड फियरी फॉर्म दैट इज़ द लाइटनिंग इटसेल्फ। कह रहे हालाँकि इसकी जो शुरुआत होती है, अंदर की जो आपकी लाइट है ना, उसकी जो शुरुआत होती है ना, मतलब जो आत्मा की जो शुरुआत होती है आपके अंदर, कह रहा है वो एकदम अचानक से होती है और बहुत एकदम जिसे फियरी कहते हैं ना एकदम खतरनाक एकदम तरीके से एकदम से निकलती है और लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो भी लाइट ही होती है। एक छोटा-सा लाइट का जैसे वो नहीं होता भुनका-सा या कह लो जब हम 2 लकड़ी जला दें और उनको एक-दूसरे को आपस में मारे ना टक-टक करके जलती हुई लकड़ियों को, तो उनके अंदर से चिंगारियाँ सी निकलती हैं। कहते हैं एक छोटी-सी चिंगारी होगी तुम्हारे अंदर और फिर वो भूम करके एकदम से खुल जाती है। एकदम से खुलती है वो तुम्हारी एकदम से लाइट बॉडी बन जाती है तुम्हारे अंदर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कब बनती है, कैसे बनती है? ये जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसने कहा था ना कि ये जो सोल ट्रांसफर जो होता है जब वो माँ के पेट के अंदर होता है ना तब जाके जैसे ही उसका जन्म होने वाला होता है, तब ये चिंगारी एकदम से उसके अंदर चली आती है। ऐसे सोल ट्रांसफर होती है। मतलब इस तरीके से ये सोल ट्रांसफर होती है किसी बच्चे के अंदर। ये एक माँ को ही पता हो सकता है, शायद किसी माँ ने अनुभव किया हो, क्योंकि शी नोज़ वेरी वेल। तो जब बच्चे के अंदर आत्मा आ जाती है तो पता चल जाता है, वो बच्चा ना चलो अंदर ही अंदर कुछ हरकतें करना शुरू कर देता है पेट के अंदर ही। वहाँ से पता चलता है कि हाँ, इसके अंदर सोल चली गई है अब। तो फिर मैम आगे हाँ, चलो ठीक है। आगे के तो इतना मुश्किल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78.12। तो वो कहता है वुड यू एलुसिडेट विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेटर यू स्पोक ऑफ। कह रहे ये जो आप सिग्निफिकेटर सिग्निफिकेटर बोले जा रहे हो बार-बार, ये आप हमें बता सकते हो क्या चीज़ है ये? कहता है द ओरिजिनल सिग्निफिकेटर्स में अनडिफरेंशिएटेडली बी टर्म द माइंड, बॉडी एंड द स्पिरिट। कह रहा है कि देखो असलियत में ये जो सिग्निफिकेटर जैसे रचयिता की भी दूसरा शरीर, जैसे आप लोगों का भी अलग-अलग घनत्वताओं में शरीर है। कह रहा है रा ने भी बड़ा सिंपल बोला है, कह रहा है भाई स्टार्टिंग से हम तुम्हें बता जा रहे हैं ओरिजिनल सिग्निफिकेटर मतलब ओरिजिनल जो है जो सिग्निफिकेटर जिसको तुम बोल रहे हो ना, उसे वो अनडिफरेंशिएटेड है मतलब वो अलग-अलग नहीं हो सकती। या अभी आप तो तीसरी घनत्वता का अनुभव ले रहे हो, चौथी घनत्वता में भी तो आपका अनुभव चल रहा है, 5वीं में भी तो चल रहा है, छठी में भी तो चल रहा है, 7वीं में भी तो चल रहा है। इन सब में आपका अनुभव चल रहा है।
और रचयिता के भी ऐसे अल्टीमेट, रचयिता के तो पता नहीं कितने लेवल पे अनुभव चल रहे होंगे, सोच लो। क्योंकि वो हमारे तीसरी घनत्वता के अनुभव भी ले रहा है, चौथी घनत्वता के भी ले रहा है, 5वीं के भी ले रहा है, छठी के भी ले रहा है, 7वीं के भी, 8वीं के भी, ब्लैक होल का भी अनुभव ले रहा है, सारा अनुभव क्रिएटर ले रहा है, सब कुछ। और सारी इमेजेस उसी की हैं। आपको सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सारी इमेजेस उसी की हैं। उस छोटी सी चिंगारी के थ्रू जो आपके अंदर है, सारा अनुभव ले लेता है वो, सारा का सारा, आपकी सोच से। तो वो कह रहा है कि असलियत में ये जो तुम बोल रहे हो ना, अनडिफरेंशिएटेड असलियत में इसको आत्मा, दिमाग और शरीर ही कहते हैं, चाहे तुम किसी भी घनत्वता में बोल लो, जिसे तुम सिग्निफिकेटर कह रहे हो। तो मेरे मेरे को पता है डॉन को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन भाई आत्मा, दिमाग, शरीर यहाँ हो, अगली घनत्वता में हो, इससे नीचे की घनत्वता में हो, या बहुत आगे की घनत्वता में हो, उसे आत्मा, दिमाग और शरीर ही कहा जाएगा। इस तरीके से रा ने उसके सामने बड़े सिंपल तरीके से रख दी बात। फिर अगला सवाल वो कहता है, then we have at the beginning of this galactic evolution an archetypical mind that is the product of the previous octave, which this galaxy then uses and acts upon under the first distortion of free will to evolve the total experience of this galaxy. Is this correct? तो कह रहे तो अच्छा, अब उसको डॉन को भी मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये सिग्निफिकेटर वाला कॉन्सेप्ट इतना ढंग से समझ नहीं आया था, लेकिन उसको समझना बहुत आसान है। आपका आत्मा, दिमाग और शरीर हर जगह है, हर घनत्वता में। आप अपने आप को अलग मत समझना, और सभी का एक ही जगह है, सभी का ऐसे ही निकलता जाता है। तो वो कह रहा है कि यही होता है आत्मा, दिमाग और शरीर। तो उसने एकदम से टॉपिक चेंज किया फिर। टॉपिक चेंज करके वो ये बोलता है कि इसका मतलब ये जो इस मतलब गैलेक्टिक, यानी ये जो ब्रह्मांड के लेवल पे, हमारी इस पूरी आकाशगंगा के लेवल पे जो इवोल्यूशन, यानी जो आगे बढ़ना शुरू हुई, मतलब प्रजातियां आगे बढ़नी शुरू हुई, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, ये तो हम अपने प्लेनेट का बता रहे हैं, किसी और प्लेनेट पे हो सकता है पेड़ पौधे हो ही ना। जितना मेरे को पता है कि एक सिविलाइजेशन ऐसी है जो क्लोरोफिल पे जिंदा रहती है, आपको पता है? उनका एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का है कि जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे जब सूरज से रोशनी लेते हैं तो वो क्लोरोफिल जनरेट होता है उनके अंदर। वो इस सूरज से डायरेक्टली क्लोरोफिल ही लेते हैं, जिंदा ही इसी के ऊपर रहते हैं। उनकी बॉडी इस तरीके की है कि वो क्लोरोफिल, उनके वहां पे पानी नहीं होता, वो क्लोरोफिल ही उनका पानी है। खाना भी उनका क्लोरोफिल है, सब कुछ ही उनका, मतलब हर चीज में क्लोरोफिल का कंटेंट है मेन। जैसे हमारे यहाँ पानी का कंटेंट है ना मेन, वहां पे क्लोरोफिल का कंटेंट है मेन। ऐसी सिविलाइजेशन है। अब मेरे से मत पूछना कहाँ है। तो वो कहता है कि इसका मतलब ब्रह्मांड के लेवल पे ये जो हुआ, ये जो इवोल्यूशन होता है, जो हमारा लोगोस है, तो उसके पास उसका एक आर्केटिपिकल माइंड है। इसका मतलब उसके पास भी अपना दिमाग है, वही मतलब एक दिमाग को जैसे वो बताता है ना कि पेड़ है, पेड़ के नीचे उसकी जड़ है, कहता है उसका भी दिमाग है, उसके अंदर भी जो जड़ है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब वो जो ब्लैक होल में से पहले, मतलब ब्लैक होल में घुसने से पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्लस बाकी जितनी भी वो आकाशगंगा है उसके साथ घुसी थी, उन सब का अनुभव मिला-मिलू के उसके दिमाग के अंदर, उस आर्केटिपिकल माइंड के अंदर उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, उसने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए, ये हमारी गैलेक्सी बनानी शुरू की, और फिर जब उसने हमारी ये पूरी की पूरी आकाशगंगा बनानी शुरू की, इसको भी आज़ादी दे दी उसने, ताकि इस आकाशगंगा के अंदर जितने भी अनुभव हों, वो उन अनुभवों को ले सके और उसके द्वारा रचयिता ले सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आप लोगों को ये किसी को समझ नहीं आया हो ना ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ एक बार बता दो अगर किसी को समझ नहीं आया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया आई थिंक। नहीं आएगा तो एक बार सेशन ज़रा दोबारा सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो रा कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो तुम्हारा लोगोस है ना, ये जब पहले ऑक्टेव से ऑक्टेव में घुसा था, मतलब यानी पीछे से ये उसमें चला गया था ब्लैक होल में, उससे पहले की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उससे पहले, अब वो कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये नहीं पता किसी को। ना ही रा को पता है कि भाई ये कब ब्लैक होल में घुसे थे। ब्लैक होल से पहले की इन्फॉर्मेशन तो रा को भी नहीं पता होगी, क्योंकि रा भी तो इसी की क्रिएशन है। कि सूरज के अंदर, हमारे सूरज के अंदर अगर रा की सिर्फ सभ्यता रहती है, तो वो भी तो इसी की क्रिएशन है। तो जो उसको उसको भी याद थोड़ी ना रही होगी अपनी वो प्रीवियस लाइफ। लेकिन हाँ, वहाँ के अनुभव जितने भी हैं उनसे सीख-सीख के उसका भी एक दिमाग बना। उस दिमाग से उसने इसकी रचना की अपनी आकाशगंगा की।
उस दिमाग के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के वो भी मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठा, उसने भी रचना बनानी शुरू की अपनी, करते-करते अपने मेडिटेट इसी आर्केटिपिकल दिमाग से सारी चीज़ें निकाल के अपनी रचना शुरू की और अपनी आज़ादी का भी इस्तेमाल किया इस रचना को बनाने के लिए और फिर जब ये रचना बनाई तो इसको भी आज़ादी दे दी कि हाँ, अब तुम जो करना है तुम करो, अब मैं इसका अनुभव लूँगा और मेरे साथ-साथ रचयिता भी इसका अनुभव लेगा और हम आपस में अनुभव सारे शेयर करेंगे। आपको लगता होगा ये आपके अनुभव चल रहे हैं, ये दूसरे प्लैनेट के जो लोग हैं ना, जो हमसे एडवांस्ड है बहुत, वो आपके अनुभव के एक-एक चीज़ जानते हैं वो क्योंकि वो थॉट फॉर्म जानते हैं। उन्हें पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। ये जो क्राफ्ट में बैठ-बैठ के आते हैं, इनको नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो। उनको एक-एक चीज़ पता है आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सबके बारे में, क्योंकि उनको आपके थॉट फॉर्म्स पता है। एडवांस होने का तरीका ही यही होता है। मतलब वो सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद यार कौन नहीं पहुँच जाएगा उस लेवल पे। तो रा कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर अगला सवाल वो कहता है, बट इन डूइंग दिस, देयर वाज़ एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी द लैक ऑफ नॉलेज। ओह! अच्छा। But in doing this, there was at the center of the galaxy the lack of knowledge or the lack of concept of possibility of extending the first distortion so as to allow for what we have experienced as polarity. Was there any concept of polarity carried through from the previous octave in the sense of service to others or service to self polarity? अच्छा सवाल है। कह रहा है कि डॉन कहता है कि इसका मतलब मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इस गैलेक्सी के मतलब इस आकाशगंगा के सेंटर में कहीं न कुछ नॉलेज की कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है। कह रहा है या किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की कमी है इस मतलब कोई मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, जो कि ये फर्स्ट डिस्टॉर्शन यानी जो आज़ादी का जो लॉ लगा है, कह रहा है इसने मत इसकी वजह से जो है ये जो हम अनुभव कर रहे हैं सारे और भी कर रहे होंगे और भी प्लैनेट पे अनुभव कर रहे होंगे सारे के सारे, तो उसकी वजह से ये पोलैरिटी आ गई मतलब क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। 2 ही चीज़ें देखो पोलैरिटी का मतलब यही होता है। आप मैं बार-बार रिपीट करूँगा पोलैरिटी का मतलब अच्छा, बुरा, सही, गलत ये सारी चीज़ें तो धारणाएँ हैं आपकी। लेकिन क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसे कहते हैं पोलैरिटी। इसी से डिसाइड होता है आप कौन सी साइड में जाओगे। सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर्स या नेगेटिव या पॉजिटिव। इससे होती है आपकी पोलैरिटी डिसाइड। तो वो कहता है डॉन यहाँ पे अच्छा सवाल पूछ रहा है। कह रहा है तो इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब ये पीछे से मतलब ब्लैक होल के अंदर घुसे, फिर वहाँ से पूरे के पूरे घुल-मिल गए, फिर वहाँ से निकला ये वाला हमारा लोगोस, उसके बाद ही तो इसने बनाई ना। तो कह रहा है कि क्या इसके दिमाग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन थी कि भई मेरे को 2 पोलैरिटी बनानी है सर्विस टू अदर्स वाली और एक सर्विस टू सेल्फ की। कह रहा है क्या इस तरीके का अनुभव उसने पहले किया था? अगर किया होगा हाँ जी, तभी बोलिए। तो उसने उसने यहाँ पर वो किया। मैम म्यूट पे जाना। हेलो। यानी मैम म्यूट पे जाना। अरे, मेरा म्यूट कब हटा तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या इसका मतलब इस लोगोस को ये इसके दिमाग में था कि भई इस तरीके की पोलैरिटी होती है दूसरों की सेवा और केवल अपनी-अपनी सेवा वाला 2 रास्ते होते हैं। तो रा जवाब देता है देयर वाज़ पोलैरिटी इन द सेंस ऑफ द मूवर एंड द मूव्ड। देयर वाज़ नो पोलैरिटी इन द सेंस ऑफ सर्विस टू सेल्फ एंड सर्विस टू अदर्स। बड़ा प्यारा जवाब दे दिया इसने। कह रहे देखो ये पोलैरिटी तो थी कि कोई धक्का देगा और कोई धक्का खाएगा, इतना तो थी। अब आप धक्का देगा, धक्का खाएगा, उसने काफ़ी बड़ी टर्म बोल दी है। इसको आप ऐसे समझ के देखना, जब तक कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है। जो एक लॉ इसने बनाई थी ना आइंस्टाइन ने, जो बोली थी सॉरी न्यूटन ने, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ज़रूरी नहीं है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो। मैं इस लॉ को अभी भी डिसप्रूव कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है इक्वल और अपोजिट हो। इक्वल हो सकता है, अपोजिट हो या ना हो, ये पोलैरिटी पे डिसाइड करता है। खैर वो कहते हैं कि ये 2 चीज़ें हैं कि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक कुछ भी रिएक्शन नहीं हो सकता। इसको एक्शन रिएक्शन कह सकते हो आप। फिर वो कहता है कि हाँ, ऐसा लेकिन कोई पोलैरिटी नहीं थी कि भैया कि कोई अपनी-अपनी सेवा के रास्ते पे चलेगा और कोई दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में कुछ नहीं था। उसको तो बस ये था कि कोई एक्शन होगा, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो जैसे हम लोग टीवी पे देख रहे होते हैं ना कोई चीज़, आप लोग नोटिस करना टीवी पे, जनता को आप नॉर्मली अगर आप लोगों को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, टीवी पे वो एक्शन और रिएक्शन नहीं देख रहे होते हैं। चाहे वो किसी भी टर्म में देख रहे हों, चाहे वो न्यूज़ देख रहे हों, इसने ये बोल दिया, अरे उसने वो बोल दिया, अरे ये हो गया, अरे वो एक्शन रिएक्शन गेम चल रही है ये।
इसी तरीके से आप टीवी देख के वो अनुभव ले रहे होते हो, उसके हिसाब से आपका दिमाग की पोलैरिटी हो जाती है, कि यहाँ झुक गया मैं पूरा। जो देखते देखते जाओगे ज़्यादा, वैसे ही होते चले जाओगे। जो परसेप्शन जो परसीव कर रहे हो आप, जो देख रहे हो, वैसे ही बनते चले जाओगे। और ये जो लोगोस है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। लोगोस भी बैठ के ये देख रहा है कि कर क्या रहे हैं ये। सूरज भी बैठ के, रा भी ये देख रहा है कि कर क्या रहे हैं। अर्थ खुद अपने प्लैनेट पे हम क्या कर रहे हैं, ये देख रही है कि कर क्या रहे हैं ये। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और इतनी सारी चीज़ें, हमारा तो एक नॉर्मल दिमाग 11 मिलियन इमेजेस प्रोसेस करता है। अंदाज़ा लगाना ज़रा ये लोगोस का दिमाग कैसा होगा। कितनी इमेजेस प्रोसेस कर रहा होगा एक ही बार में। सूरज का दिमाग सोचना कैसा होगा, कितनी इमेजेस प्रोसेस कर रहा होगा। वो तो पूरे सौरमंडल का खींच रहा है इन्फॉर्मेशन और डायरेक्टली दे रहा है लोगोस को। लोगोस पूरी गैलेक्सी यानी पूरी आकाशगंगा की इमेजेस अपने अंदर खींच रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो उनका अनुभव, उनकी नॉलेज, उसके आस-पास के जितने भी ग्रह होंगे, उनकी नॉलेज हमसे 100% हाइली एडवांस होंगे वो। वो इसीलिए क्योंकि हम इस आकाशगंगा को अगर आप देखोगे ना, तो हम बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे हैं, इसके बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे। जैसे होता है ना कि हाँ, इन्हें उठा के बाहर फेंको ज़रा, इनके वहीं कोने में रखो इनको, ये अंदर रहने लायक नहीं है, उस टाइप से। बिल्कुल अभी साइड में रखा हुआ है हम लोगों को कि हाँ, पहले तुम वहाँ के अनुभव ले लो, उसके बाद घूमते, 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 घूमते तुम अंदर आना। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब मेरे बोलने में ये लग रहा होगा आपको कि यार हमें तो उठा के साइड में फेंक दिया, ऐसा नहीं है। बट हाँ, हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत, इनफैक्ट हमारा सूरज भी बहुत बाहर है गैलेक्सी में, आउटर आर्म में है बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर अगला सवाल डॉन पूछता है, देन द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस एज़ यू से वर इन मोनोक्रोम। Now, was the concept of the seven densities of vibration with the evolutionary process taking place in the discrete densities, was that carried through from the previous octave? तो कह रहा है कि अच्छा, इसकी वजह से हुआ पहला एक्सपीरियंस, यानी अब ये सबसे पहले अनुभव की बात कर रहा है, किसके अनुभव की? लोगोस के अनुभव की, हमारे अनुभव की नहीं। जब लोगोस ने अपना सबसे पहला सूरज बनाया होगा, ऐसे सोच के चलना, सबसे पहला सूरज बनाया होगा उसने, तो उसके बाद जो उस सूरज को से जो उसका एक्सपीरियंस मिला होगा, वो उसका सबसे पहला अनुभव होगा। फिर उस अनुभव के हिसाब से उसने वहाँ पे प्लैनेट लगाए होंगे, वहाँ के अनुभव। लेकिन सबसे पहला अनुभव तो उसका वही रहा होगा ना, जो उसने बनाया, उसको देखा, देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन इस तरीके से चल रहा है, तो उसका पहला अनुभव हो गया। तो फिर बाद में रॉन ये कहता है कि अच्छा इसके बाद ये हुआ, ये तो चलो मान लिया मैंने कि हाँ, उसका पहला अनुभव ऐसा रहा होगा। कह रहे इसके बाद मैं फिर ये समझ में आया मुझे, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया इसने कि अलग-अलग घनत्वताएँ बना देता हूँ इसके अंदर ही। कि मतलब एक तो हमारी तीसरी घनत्वता है जो हमें हाँ, विज़िबल है, जो अभी हमें हाँ, हाँ। यहाँ पे हुँ, जब वो कह रहा है मोनोक्रोम, मेरे ख्याल से वो शायद कहीं ये तो कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि पहले विभाजन नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, एक ही रंग था या एक ही तरह की समान ज़िंदगी थी। उसके बाद 7 घनिष्ठताओं का निर्माण किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा हो? हाँ मैम, ये भी कह सकता है, बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, कि पहले कोई विभाजन नहीं था, उसने कोई विभाजन वगैरह नहीं किए थे, वो पहले ही उसने जब बनाया होगा तो उसने एक जैसी बना दी होगी क्रिएशन। मतलब उस केस में आप ये कह सकते हो कि मैम इंसान की प्रजाति-वजाति तो बहुत बाद की बात है। मेरे को लगता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो उसने बनाया होगा ना, जो हवा, पानी और इस तरीके की चीज़ बना दी हो। उनका आपस में घुलना-मिलना जो हो रहा है ना, वो उसके लिए अनुभव बना होगा सबसे पहला। ये मैं अपने प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, बाकी प्लैनेट पे जैसे मैंने बताया, एक प्लैनेट है जहाँ पे क्लोरोफिल ही, वो उनका खाना-पीना ही क्लोरोफिल है। तो भई उनका अनुभव बिल्कुल अलग रहा होगा। तो इस चीज़ का क्या कहते हैं, आप सोच के देखना कि पहले कोई विभाजन नहीं था। वो तो बाद में उसने घनत्वताएँ बनानी शुरू की, कि भई मैं इस घनत्वता के अंदर ये वाली कैटेगरी रखता हूँ, इस वाली घनत्वता के अंदर ये पता है बिल्कुल किस तरीके से आपने कभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके कभी शॉपिंग की है? आप जाओगे वहाँ पे भी अगर आप देखोगे वो अपने आप में एक दुनिया है। किसी भी जगह पे आप शॉपिंग करने के लिए चले जाओ ऑनलाइन आपको आप उससे ज़रा रिलेट करके देखना। आप जाते हो, वहाँ पर भी अलग-अलग कैटेगरीज़ बना रखी हैं कि हाँ भाई ये कपड़ों की कैटेगरी हो गई, ये टेक्नोलॉजी और ये फ़ोन्स की कैटेगरी हो गई। आप तो जाते हो वहाँ पे क्लिक-क्लिक करके बस हो गया आपका काम। लेकिन वो अपने आप में एक दुनिया है, अगर आप नोटिस करो तो। और वो दुनिया इंटरनेट की फ़ील्ड के अंदर ही बनी हुई है। इसी तरीके से टेम्पलेट की बात हो रही है यहाँ पे, ये टेम्पलेट है अपने आप में एक।
कि यहाँ पे फिर उसने कैटेगरीज़ बनानी शुरू की, कि हाँ, पहली घनत्वता, दूसरी घनत्वता, तीसरी घनत्वता, चौथी घनत्वता, ऐसे फाइन करता चला गया हर चीज़ को कि मैं इसको और फाइन ट्यून कर दूँ और फाइन ट्यून कर दूँ और फाइन ट्यून कर दूँ। जैसे-जैसे जो-जो सीखता जाएगा, वो निकल-निकल के दूसरे-दूसरे ग्रुप में आता जाएगा। जैसे हमें ही देख लो, हमारे इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे-जैसे जिन लोगों की नॉलेज बढ़ती जाती है लॉ ऑफ वन की तरफ, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव होते जाते हैं, क्योंकि इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब हायर होती चली जा रही है। और ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इसी तरीके से होना भी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब अ, ये भी जो हाँ, उसने घन हाँ, मैम। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मेरे ख़्याल से वो ये जो एंड में बोल रहा है ना कि 7 डेंसिटीज़ ऑफ वाइब्रेशन, वो मेरे ख़्याल से ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो पहली और दूसरी कनिष्ठताएँ थी या हैं, वहाँ से जैसे एवोल्यूशन होता है ना 7 डेंसिटीज़ से, या हमसे पहले जो लोगोस थे, उनकी जैसे एवोल्यूशन होती थी 7 घनिष्ठताओं में, तो डिस्क्रीट डेंसिटीज़ मतलब जो नज़र नहीं आई, जो जिनके बारे में पता नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व है। तो वहाँ से 7 डेंसिटीज़ में एवोल्यूशन होने का या असेंड होने का होने के बारे में इन्होंने सीखा। लेकिन पहले तो सिंपल एक ही तरह की ज़िंदगी थी, सीधी-सादी, और कोई विभाजन नहीं था। ये पूरे सवाल में शायद डॉन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या ऐसा हुआ था? हाँ, यही तो कह रहा है वो, बिल्कुल यही कह रहा है वो। तो वो कह रहा है कि ये भी जो इन्फॉर्मेशन है, भई चलो ठीक है, तुम अपनी डेंसिटी भी बना रहे हो, ये सारी चीज़ें कैटेगरी भी बनाए जा रहे हो। कह रहे इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर भी तो इसका मतलब जो प्रीवियस ऑक्टेव में, मतलब उस ब्लैक होल के अंदर घुसने से पहले जो नॉलेज थी इसकी, कह रहे उसका भी तो कोई असर पड़ा होगा। वहीं से तो इसको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती? बताओ आप, सोच के देखो, खुद भी सोच के देखो आप लोग, कि इस ऐसा तो हो नहीं सकता कि भई ये जो लोगोज़ है इसके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी कि हाँ भाई चलो ठीक है, घनत्वताएँ बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कहीं न कहीं से तो उसने भी सीखा ही होगा ना। तो वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन भी उसने अपने पिछली जो ऑक्टेव था उसमें सीखी थी? तो रा कहता है, अच्छा अब आप लोग एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझ के चलना है यहाँ पे, कि एक वक़्त पे जाके जो रा कह रहा था ना, बिल्कुल सही कह रहा था कि एक वक़्त पे जाके तुम प्लैनेट भी बनोगे, तुम सूरज भी बनोगे, तुम लोगोस भी बनोगे और फिर उस ऑक्टेव में से निकल के घूम फिर के अपनी भी रचना करोगे। वो इसी वजह से करोगे क्योंकि आपके अनुभव इतने ज़्यादा हो चुके होंगे। अभी ये तो बहुत छोटा-सा अनुभव है, जो अभी हम कर रहे हैं। चौथी घनत्वता में तो ये बहुत ही फैल जाएगा पूरा अनुभव, कि आप तो सभी के अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी पिछले सेशन में किसी ने बोला था कि यार मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को तो तीसरी घनत्वता का ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्त बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाओगे अगर नेक्स्ट सेशन उसके अंदर घनत्वता में नहीं पहुँचे तो। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिस मिस कर जाओगे। मैं तो यही कह सकता हूँ। खैर, तो रा इसका जवाब देता है, टू द लिमिट्स ऑफ आवर नॉलेज व्हिच आर नैरो, द वेज ऑफ द ऑक्टेव आर विदाउट टाइम, दैट इज़ देयर आर 7 डेंसिटीज़ इन ईच क्रिएशन इन्फिनाइटली। कहता है कि रा कह रहा है कि देखो हमारी, अगर हम अपने ज्ञान के बारे में बताएँ, मतलब जितनी नॉलेज हम लोगों को है, रा को, इनकी पूरी सिविलाइज़ेशन को, उसमें भी वो कह रहा है कि हमारी तो बहुत ही कम नॉलेज है अभी भी। अभी भी। वो कह रहा है कि ये जो ऑक्टेव के अंदर जो चली जाती है ना ये, ऑक्टेव यानी घुस के सीधा इसके अंदर चले जाते हैं ब्लैक होल के अंदर। कह रहा है वहाँ पर तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कब तक चलता रहेगा, कब तक घुलन-मिलन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। कब जाके वो बनेगा किसी को नहीं पता है। क्योंकि अंदर जाके पुराना सब गायब। अंदर जाके कितना टाइम लग रहा है, आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भई इधर से एक गैलेक्सी घुसी और आप बाहर बाहर से बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि अब देखता हूँ ये नई गैलेक्सी कौन-सी बन के आएगी और कब आएगी। आप बैठे के बैठे ही रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आएगी। इयॉन्स निकल जाएँगे आपके। साल साल नहीं, लाखों करोड़ों साल निकल जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये कब निकलेगी गैलेक्सी अंदर से एक और बन के, या एक ये गैलेक्सी कह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, लोगोस कब निकलेगा वहाँ से बन के। लेकिन फिर रा आगे ये कहता है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि इस पूरी क्रिएशन में, पूरी रचना में, जितनी भी रच र मतलब र इवन क्रिएटर ने भी जो बनाई हुई है, जितनी अब क्रिएटर ने अपनी बनाई, फिर इन बच्चों को सिखाया, फिर ये अपनी-अपनी करने लग गए सारे के सारी रचनाएँ। कह रहे इन सब में 7 घनत्वताएँ तो हर जगह हैं और इन्फिनाइटली हैं ये। हर घनत्वता के अंदर 7 हैं, फिर उसके अंदर 7 है, फिर उसके अंदर 7 है, फिर उसके अंदर 7 है। कह रहा है ये तो इन्फिनाइट लेवल पे चलती रहती हैं और ये सारी डिपेंडेंट है आपकी अवेयरनेस पे, मतलब आपकी जानकारी पे। जैसे-जैसे आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आप अगली घनत्वता की तरफ जाना शुरू कर दोगे।
राणे आप लोगों को याद होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात आपको, दोबारा रिमाइंड कराता रहता हूँ ये चीज़ें, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। राणे क्या कहा था? दूसरी घनत्वता वालों के लिए तीसरी घनत्वता का दरवाज़ा तब खुलता है, जब उनकी इच्छा होती है तीसरी घनत्वता में जाने की। तो जिनकी तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जाने की जो इच्छा है, वो तीव्र होती चली जाएगी ना, तो चौथी घनत्वता का गेट उनके लिए खुलता ही चला जाएगा। चौथी घनत्वता में जाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपना मेडिटेट करो, मेडिटेट करो और मेडिटेट करो और निकल जाओ। यही एक तरीका है उसका, व्हाइट मैजिक, निकलो। और जो सेकंड डेंसिटी के जानवर, उनको प्रेम प्यार से अपने पास रखो, वो तुम्हारी घनत्वता में आ जाएँगे। ऐसे उनकी मदद करो, तो सब एक-दूसरे की मदद करते ही रहते हैं इन्फिनिटली, चलता रहता है इन्फिनिटी के लेवल पे ये। तो अगला सवाल मैम ये बहुत लंबा सेशन है। मैं तो कहूँगा कि इस सेशन के अंदर करीब-करीब नहीं भी तो होंगे 30-32 सवाल हैं। तो अभी मैं 16वें सवाल पे ही हूँ। तो हम इसके 20 सवाल करेंगे, उसके बाद इसको रोक देंगे। अगला सेशन अगले वो दिन करेंगे क्योंकि गला इसलिए गला दर्द हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप सवाल के साथ और इतना ज़्यादा उसको लंबा खींच-खींच के एक्सप्लेन करे जा रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करूँ और इसके बाद एक और रिकॉर्डिंग करूँ। मैम इसके बाद एक और करना है लेकिन आज के लिए थोड़ा-सा रोक दो क्योंकि अब मेरा गला दर्द दर्द हो रहा है सच में।